हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आयोग के द्वारा यानी कि UKSSC द्वारा LT एग्ज़ाम की डेट निर्धारित कर दी गई है दोस्तों, जो कि है 25 अप्रैल 2021। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। दोस्तों, हम लोगों ने LT शिक्षण अभिरुचि को लेकर एक विशेष सीरीज चलाई हुई है, जिसमें आज हम जानेंगे दोस्तों अधिगमकर्ता के लक्षण। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अधिगमकर्ता के अभिलक्षण। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? ट्रेट्स ऑफ लर्नर। अधिगमकर्ता मतलब लर्नर यानी कि सीखने वाला। तो इसका हम अर्थ जान लेते हैं। किसी भी कार्य विषय को सीखने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है दोस्तों? अधिगमकर्ता, या फिर हम उसको अध्येता या फिर हम उसको शिक्षार्थी भी कहते हैं। कॉमन लैंग्वेज में हमारे लिए जो सीखने वाला वो कौन है दोस्तों? छात्र है, ठीक है ना। तो अधिगमकर्ता छात्र को व्यापक दृष्टि से हम क्या मानते हैं? समान मानते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम उसको खोजी दृष्टि से देखें तो पता चलता है कि जो छात्र है वो एक अलग प्राणी है, यानी कि जो हर छात्र है वो अलग अलग प्राणी है। तो अब हम इनके लक्षणों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो लक्षण है वो आता है कोरी स्लेट। यानी कि दोस्तों, कोई भी जो बालक है वो एक कोरी स्लेट की जैसा होता है। दोस्तों, वैसे तो ये जो क्यूटो है, ये आपका जो कथन है ये प्लेटो द्वारा दिया गया था। उन्होंने बोला था कि हर जो बालक है वो कोरी स्लेट की भांति होता है, यानी कि उस पर कुछ भी लिखा नहीं होता है, ठीक है ना। परिवार, समाज, परिवेश से वो सब कुछ सीखता है और इन्हीं के प्रभाव से उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो यानी कि जो आपका एक लर्नर है, अधिगम करता है, वो आपका एक कोरी स्लेट जैसा होता है और उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता है। इसके बाद अगला कि अबोध और निष्पाप। ओके, यानी कि जो आपका एक बालक है वो अबोध और निष्पाप होता है। उसे सही गलत, सत्य असत्य, राग द्वेष, हित अहित, ठीक है ना, इसका कोई भी बोध नहीं होता है। उसे जैसे जैसे अनुभव मिलते हैं उन्हीं से वह सीखता है और उसी से उन अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला आता है सुग्राही। सुग्राही का मतलब क्या होता है? जो आपका यानी बताई गई बातों या अनुभव को सीखने की क्षमता से परिपूर्ण। जितना आप उसको बताएंगे और जितना आप उसको अनुभव देंगे तो वो उसको सीखता चला जाएगा, यानी कि उसकी क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। तो छोटा जो बालक होता है, यानी कि अधिगमकर्ता की हम बात कर रहे हैं, वो आपका सीखने की क्षमता से हम कह सकते हैं यानी सुग्राही की क्षमता से परिपूर्ण होता है, यानी वो अति सुग्राही होता है, ठीक है ना। जैसे कि हम उसको कोई संगीत या हम उसको कोई भी जैसा भी हम उसको चीज़ सिखाएंगे वैसे वैसे वो चीज़ सीखता चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि कोई भी आपका बालक है, अगर उसको कैसा भी परिवेश मिलेगा या उसको जैसी भी सीख मिलेगी वो उसको जल्दी से ग्रहण कर लेगा। जैसी भी उसको हम कह सकते हैं कि संगति मिलेगी तो उसको इजीली वो क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। इसको हम बोलते हैं सुग्राही, ठीक। इसके बाद आता है स्वतंत्र स्वभाव। बालक हमेशा क्या होता है दोस्तों? स्वभाव से स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। उसे कोई भी बंधन पसंद नहीं होता है। वह नहीं चाहता कि कोई भी उस पर कोई बात थोपे, ठीक। इसके बाद पृथक प्रकृति। पृथक प्रकृति का मतलब क्या है कि देखिए दोस्तों, जो हर बालक है उसकी प्रकृति अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो कोई जैसे हठी होता है, कोई शर्मिला होता है, कोई निडर होता है, कोई दब्बू टाइप का होता है, कोई उदार भी हो सकता है और कोई कठोर भी हो सकता है। तो वो अपनी प्रकृति को दोस्तों आसानी से नहीं बदल सकता है। ओके, तो अतः हम उसको क्या करते हैं, यानी कि जब वो अपनी प्रकृति को नहीं बदल सकता है तो हमें उसके संग कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें उसके संग उसको एक तरीके से दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए। हम कह सकते हैं कि उसको जितना हम समझा सकें उतना उसके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। यानी हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, उसके लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है कि आपका परिश्रम व्यर्थ में जा सकता है, यानी कि आपका सारा जितना भी आपने कार्य किया, परिश्रम किया, वो व्यर्थ जा सकता है। इसलिए क्या होता है कि बालक की प्रकृति के अनुसार ही उससे उचित व्यवहार करना चाहिए। ओके, इसके बाद विभिन्न मानसिक योग्यताएं। देखिए, जो छात्र हैं उनकी मानसिक योग्यताएं अलग अलग होती है, ठीक है ना। कुछ काफ़ी परिश्रमी होते हैं या हम कह सकते हैं जीवट होते हैं। कुछ आलसी टाइप के होते हैं या हम कह सकते हैं कि जो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। इस टाइप की प्रकृति के लोग होते हैं, ठीक है ना। तो शिक्षक को क्या करना है कि उनकी मानसिक योग्यता का वो पता लगाए और उसके अनुसार ही उनके संग कार्य करे या उनके संग कार्यरत करना चाहिए। ओके, इसके बाद आता है विभिन्न रुचियाँ।
देखिए ये भी बहुत बड़ा हम कह सकते हैं अधिगमकर्ता का लक्षण है। छात्रों की रुचियां हमेशा एक या एक समान जैसी तो होती नहीं, अलग अलग कार्यों के प्रति उनका जो रुझान होता है वो अलग अलग होता है। तो उनका ये रुझान जानना शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, अधिगमकर्ता का जो लक्षण है वो क्या है, विभिन्न बौद्धिक स्तर। देखिए जो आपके बालक हैं उनका बौद्धिक स्तर समान नहीं होता। कुछ बालक क्या होते हैं, अत्यंत तीव्र बुद्धि के होते हैं यानी कि मेधावी होते हैं, कुछ सामान्य बुद्धि के होते हैं, अब कुछ पिछड़ी बुद्धि के भी होते हैं या देर से सीखने वाले भी होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके जो बौद्धिक स्तर है अधिगमकर्ता का, वो आपका क्या होता है दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो जो शिक्षक है उसको जितना अपने विषय के लिए जानना जरूरी है, उतना ही उसको अपने छात्रों के बारे में जानना भी बहुत जरूरी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसका शिक्षण हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, अपूर्ण रहेगा यानी अधूरा रहेगा और कठिनाईपूर्ण बन जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आपको आपके जो पढ़ने वाले यानी अधिगमकर्ता है उनके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो आपका जो शिक्षण है वो एक तरीके से प्रभावशाली नहीं हो पाएगा और आपको ऑफ कोर्स अपने कार्य में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। और आपका जो शिक्षण कार्य है वो अधूरा रह जाएगा। तो इस बारे में आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि अधिगमकर्ता के क्या गुण होते हैं। अभी हमने पढ़े जो लक्षण है, क्या क्या लक्षण थे। इसके बाद आता है गुण, यानी कि जो एक अधिगमकर्ता है उसके अंदर क्या क्या गुण हो सकते हैं। इसके बारे में भी दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले है कि शारीरिक और मानसिक रूप से उत्तम स्वास्थ्य। ये तो सबसे बड़ा अधिगमकर्ता का हम कह सकते हैं गुण हो सकता है, क्योंकि जो अधिगमकर्ता है यानी कि जो बच्चा है अगर वो शारीरिक और मानसिक रूप से अगर उत्तम स्वास्थ्य, अगर उसका स्वास्थ्य उत्तम होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएगा दोस्तों, अधिगम कर पाएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा, ठीक है ना। अगर उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वो ऑफ कोर्स सीखने की जो उसकी क्षमता है वो उसकी लगातार कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि शारीरिक और मानसिक रूप से उत्तम स्वास्थ्य। इसके बाद आता है क्षमता तथा योग्यता। देखिए दोस्तों जिस अधिगमकर्ता यानी कि लर्नर की क्षमता और योग्यता अच्छी होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, अधिगम कर पाएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएगा, ठीक है ना। जिस पे क्षमता और योग्यता की कमी होगी वो डेफिनेटली क्या होगा, कम सीखेगा। इसके अलावा महत्वाकांक्षा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी महत्वाकांक्षा कितनी अच्छी है। देखिए जितना ज़्यादा आप महत्वाकांक्षी होगा उसका अधिगम उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इसके बाद जीवन उद्देश्य, डेफिनेटली कोई भी अधिगम करता है उसके जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है ना। बिना उद्देश्य के वो आपकी उसकी सीखने की जो क्षमता है वो लगातार कम होती चली जाएगी, यानी कि सीखने की क्षमता उसके अंदर नहीं रह पाएगी। इसके बाद तत्परता और इच्छा शक्ति, जो तत्पर होगा यानी कि हम कह सकते हैं कि अपने कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा तत्पर होगा या उसके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति होगी या डेडिकेशन होगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा दोस्तों, सीखेगा, यानी अधिगमकर्ता के वो गुण के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा भी मैंने दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉडली इसको डिस्कस किया है, आप इसको ध्यान में रखें। ये तो हमने ऊपर थोड़ा शॉर्ट में गुण डिस्कस किए थे। देखिए दोस्तों क्या है इसका मतलब, अधिगमकर्ता का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति के संग संग स्मरण व अनुभव को संगठित व परिष्कृत करना होता है। इस प्रकार अधिगमकर्ता सदैव एक अर्थपूर्ण लक्ष्य द्वारा निर्देशित होता है। देखिए अधिगमकर्ता यानी कि जो आपका लर्नर है उसका उद्देश्य क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान तो प्राप्त करना है, साथ साथ आपका क्या होता है कि जो स्मरण और अनुभव को संगठित करना भी होता है, ठीक है ना। यानी कि आप रिमेंबर करेंगे चीज को और उसका एक्सपीरियंस लेंगे, ठीक है ना। आप ज्ञान प्राप्ति भी करेंगे और साथ में उस चीज को मतलब याद भी रखेंगे, ठीक है ना। इस चीज को इस प्रकार जो अधिगम करता है वो क्या करता है, सदैव अर्थपूर्ण लक्ष्य द्वारा निर्देशित होता है। इसके अलावा जो अधिगम करता है उसकी अधिगम प्राप्ति का प्रेरणा स्रोत स्वाभाविक रुचियां, अभिरुचियां और अभिवृत्ति होती है। जैसा कि हमने दोस्तों डिस्कस किया कि अगर हम कोई भी अधिगम करता है वो अधिगम कब पाना चाहेगा, यानी कि जब उसके अंदर क्या होगी, डेफिनेटली कोई रुचि होगी, अभिरुचि होगी या उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा उसकी तरफ, ठीक है ना। तभी वो क्या करना चाहेगा, अधिगम प्राप्ति करना चाहेगा। अगर आपका किसी सब्जेक्ट में रुचि नहीं है, अभिरुचि नहीं है और अगर आप उसकी ओर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है तो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, उसको कभी भी सीख नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आपकी ओर उसकी तरफ रुचि, अभिरुचि और अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है ना। तो यही चीजें इसको क्या करती हैं दोस्तों, किसी भी क्रिया को
सीखने के लिए उद्वेलित करती हैं। ठीक, इसके अलावा अधिगमकर्ता की महत्वाकांक्षा, जैसे कि मैंने अभी भी डिस्कस किया ऊपर कि जो अधिगमकर्ता है उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी उपलब्धि व प्रेरणा के स्तर पर ही उसकी अधिगम क्रिया की सफलता और असफलता निर्भर करती है। ठीक है ना, यानी कि आप जितना उसकी महत्वाकांक्षी होगा और जितना उसकी उपलब्धियां होंगी या प्रेरणा के स्तर पर ही उसकी आपकी जो अधिगम क्रिया की सफलता और असफलता निर्भर करती है। ठीक है ना, इसके अलावा जो अधिगम करता है उसमें अधिगम की इच्छा व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं से ही जागृत होती है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपका जो लर्नर है उसके अंदर जो अधिगम की इच्छा है वो कहाँ से आई, वो उसकी डेफिनेटली या तो उसकी पर्सनल नीड होती है या फिर उसकी सामाजिक आवश्यकता होती है, उन्हीं से वो दोस्तों जागृत होती है। ठीक है ना, अब अधिगमकर्ता के प्रमुख लक्षणों में विद्या प्राप्ति के संग संग शारीरिक एवं मानसिक विकास के संग संग चारित्रिक गुणों की अभिवृद्धि जैसे तत्व भी सम्मिलित किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसको विद्या प्राप्ति तो होती है, साथ में उसके शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है और इसके अलावा उसके चारित्रिक गुणों का विकास भी होता है। कहने का मतलब है कि जो अधिगम करता है उसको सिर्फ विद्या प्राप्त करना ही उसका लक्ष्य नहीं होता है, उसको शारीरिक मानसिक विकास और चारित्रिक गुणों को भी वृद्धि करनी होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये इसके प्रमुख गुणों में आता है। एक अच्छा अधिगमकर्ता वो यही करेगा। ठीक है ना, अधिगमकर्ता प्रशिक्षण तथा निर्देशात्मक योजना निर्माण में सहायक तत्वों की तरह काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, तो ये दोस्तों ये था आपका अधिगमकर्ता के लक्षण। आई होप कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपके एलटी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।